अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? कल की जो क्लास हुई थी उसमें हम पढ़ रहे थे पूर्ण संख्याओं के बारे में। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के बारे में हम वहाँ पे चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने जो कल की क्लास हुई है वहाँ पे हमने संख्या रेखा, जो हमने कल संख्या रेखा की बात की थी, संख्या रेखा पे जोड़ना और घटाना हमने आपको सिखाया था। ठीक है ना? इस प्रकार से हमने कहा था, जैसे आपके सामने संख्या रेखा बनी हुई है और इस संख्या रेखा पे क्या करना है, आपको जोड़ना किस तरह से है और घटाना किस तरह से। जोड़ने के लिए हमने क्या कहा था, आपको बाईं ओर जाना है, और घटाने के लिए जोड़ने के लिए आपने क्या करना है, दाहिनी ओर जाना है। ये देखो, ये आपका दाहिना हो गया, ये दाहिनी ओर जाना है जोड़ने के लिए। और घटाने के लिए क्या करना है, घटाने के लिए आपने यहाँ से बाईं ओर को आना है, तो वो घट जाएगा। ठीक है, जैसे थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ। जैसे यहाँ पे है 8 - 3, तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले कहाँ पे जाना है, 8 पे चले जाना है हमने। 7 के बाद 8 ही आएगा। अब 8 से हमने क्या करना है, 1 2 और 3, 3 कदम हम बाईं ओर आगे हैं। 8 से 3 कदम हम बाईं ओर आगे हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5। 8 - 3 = 5। तो इस तरह से हमने माइनस करना कल की क्लास में सीख लिया था। आज की जो क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे संख्या रेखा पर गुणा करना। ठीक है, संख्या रेखा पर गुणा कैसे करेंगे। संख्या रेखा 4 × 3 है। 4 × 3 में आप 3 × 4 भी लिख सकते हैं। कोई भी अंतर, उसका जो आंसर आएगा उसमें कोई भी क्या होगा, दिक्कत आपको नहीं होगी। आंसर इसका 12 ही आएगा। लेकिन हमने कोशिश क्या करनी है, यहाँ पे छोटी सी छोटी संख्या को हमने पकड़ना है। जैसे 4 × 3 में 3 आपकी छोटी संख्या है, तो आपने 3 को पकड़ना है। जैसे 4 × 3 है, तो छोटी संख्या को आपने पकड़ा, 3 आपकी छोटी संख्या है। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। तो कैसे करेंगे, पहला जो होगा वो 0 से और आपका 3 तक आ जाएगा, 0 से 3 पे आ जाएगा। दूसरा, फिर 3 छोड़ के 1 2 3, 3 गैप छोड़ के 6 पे आ जाएगा। फिर 1 2 3, 3 गैप छोड़ के 9 पे आ जाएगा। और कितनी बार चलना है, 4 बार आपको चलना है। तो चौथी बार आप 12 पे पहुंच जाएंगे। तो 4 × 3 = कितना होता है, 12 होता है। कैसे चले, एक बार और देख लीजिए। पहले हमने इन दोनों में से छोटी संख्या देखनी है। जो छोटी संख्या होगी उसको चलना थोड़ा आसान होगा। देखिए, पहले हम 0 से 3 तक चले। पहला कदम हमने 0 से 3 तक चलाया। दूसरा कदम हमने 3 से और 6 तक चलाया। इनके बीच में 3 का गैप आना चाहिए, 1 2 3। तीसरा 1 2 3 गैप आया, तीसरा कदम हम यहाँ चले। और चौथा 1 2 3 गैप आया, चौथा कदम हम इधर को चले। तो इस तरह से आप संख्या रेखा पे इसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए, यहाँ पे प्रयास कीजिए लिखा है 2 × 6। 2 × 6 लिखा है। हमने छोटी संख्या देखनी है। 2 हमने कितनी बार चलना है, 6 बार चलना है। सबसे पहले 0 से और 2 पे आएंगे, फिर 1 2 का गैप लेकर के यहाँ पे जाएंगे, फिर 1 2 का गैप लेकर के यहाँ पे आएंगे, फिर 1 2 का गैप लेकर के यहाँ पे आएंगे, फिर 1 2 का गैप लेके यहाँ पे आएंगे। और कहाँ तक चलना है, 6 तक चलना है। और 1 2 का गैप लेकर के यहाँ पे आएंगे। तो गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6। 6 कदम हम चले, तो 2 × 6 = कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12 होता है। 2 छके 12 होता है। तो इस तरह से आपने इसमें गुणा करना है। ठीक है, 0 से चलना स्टार्ट करना है, और जितना आपका संख्या होगी उतने कदम पे आपको चलना है। 2 को हमने 6 बार चलना है। दूसरा है 3 × 3। 3 को हमने कितनी बार चलना है, 3 बार चलना है। करके देखिए, पहले 0 से और 3 पे चलेंगे, 1। दूसरा 1 2 3, 3 गैप छोड़ करके
6 पे चलेंगे, फिर 1 2 3 गैप छोड़ करके आप 9 पे चलेंगे। कितनी बार चलना था? 1 2 3 बार। तो 3 3 जा 9, 3 तिया कितना होता है? 9 होता है। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, यहाँ पे चलना है। ठीक है। फिर देखिए 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 आपके पास दे रखा है। तो आपने क्या करना है, 2 को हमने कितनी बार चलना है? 4 बार चलना है। देखिए 1 2, 0 से 2 पे, फिर 1 2, 2 से 4 पे, फिर 1 2 का गैप लिया, फिर 6 पे, फिर 1 2 का गैप लिया और फिर 8 पे पहुंच गए। 1 2 3 4, 2 को हम 4 बार चलेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका आंसर? 8 आ गया है इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर आपको गुणा करना सिखाया कि किस प्रकार से आपको संख्या रेखा पे गुणा करना। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी माध्यम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्नावली 2.1 पे। ठीक है। कल की जो क्लास हुई थी वहां पे हमने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ आपको। प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4, और ये कहाँ तक चलती हैं? पूरा आपके अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं। 1 से शुरू होकर के और अनंत तक आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है। और एक होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं, इनको बोलते हैं होल नंबर। ये आपकी 0 से शुरू होती हैं और ये भी आपके अनंत तक जाती हैं। तो 0 से अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, और 1 से अनंत तक जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो आपने क्या करना है, 10,999, अगली 3 संख्याएं निकालने के लिए आपने इसमें 1 जोड़ देना है। तो 10,999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 11,000 हो जाएगा। फिर 11,000 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11,001 हो जाएगा। और फिर 11,001 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11,002। ठीक है। तो 10,999 के बाद की अगली 3 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 11,000, 11,001 और 11,002। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। ठीक पहले का मतलब क्या होता है? आपको माइनस कर देना है। 10,001, इसमें से क्या करना है? -1 कर देना है। तो 10,001 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। इसमें से भी -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9,999 हो जाएगा। और 9,999 में से भी 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9,998। तो 1,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 10,000 हो जाएंगी, 9,999, 9,998। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? इसका आंसर होगा 0। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्याएं निकालने के लिए एक तो आप क्या करोगे, 32 से लेकर के पूरा लिखेंगे 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53। ठीक है, तो 32 से लेकर के और 53 के बीच में आप कितनी पूर्ण संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कितनी हो गई? 20 हो गई। तो एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने सीधा सीधा लिखा और इनका क्या कर दिया है, आपने यहाँ पे गिन लिया है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। दूसरी ट्रिक क्या है आपके पास कि आपने क्या करना है कि 53 जो आपको लास्ट अंक दिया गया है उसमें से आपने पहला अंक माइनस कर देना है। 53 माइनस 32, 53 में से आपने 32 को क्या करना है? घटा देना है और इसमें से फिर 1 माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 53 माइनस 32, पहले इसको देखिए, 53 माइनस 32 अगर आप करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 1 होता है और 5 माइनस 3 कितना होता है? 2 होता है, 21। और ये -1 करेंगे तो यहाँ पे 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि दो जो आपके पास संख्याएं दे रखी हैं, पूर्ण संख्याएं, उनके बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं उसको निकालने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो आपकी बड़ी संख्या होगी उसमें से आपने छोटी संख्या को घटा देना है और उसमें फिर 1 माइनस कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, निम्न के परवर्ती लिखिए। कल हमने पढ़ा था पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? जो पहले आता है, जो पहले आता है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती, और जो बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं? परवर्ती। तो जो परवर्ती निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, जब हम किसी का भी परवर्ती निकालेंगे तो उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 24,40,701, 24,40,701। चौबीस 24,40,701 है। इसमें से हमने क्या करना है? इसका परवर्ती निकालना है। परवर्ती निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं? +1 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 24,40,702 इसका परवर्ती निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो परवर्ती निकालने के लिए आपने क्या करना है? यहाँ पे +1 कर देना है। तो इसी प्रकार से आप इन सब का परवर्ती निकाल सकते हैं। एक, ठीक है, चलिए अब इसका निकाल के देखते हैं। पढ़ना भी संख्या को आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,01,199 इसका परवर्ती निकालेंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, तो 9 और 1 10, 9 और 1 10। ठीक है, इस प्रकार से इसका परवर्ती आपने निकाल दिया है, 1,02,000। फिर थर्ड संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। कितना है? 10,99,999। इसका परवर्ती निकालने के लिए इसमें एक जोड़ दिया आपने, तो कितना हो जाएगा? 10 10 10, तो कितना हो जाएगा? 11,00,000। इसी प्रकार से इसका परवर्ती निकालेंगे। तो परवर्ती निकालने का मतलब है कि हमने इसमें क्या करना है? एक जोड़ देना है। ठीक है, तो ये इसका परवर्ती निकल के आ गया है। अब है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती निकालना है तो हमको क्या करना है? माइनस करना है, घटा देना है।
पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं? 94 का जब हम पूर्ववर्ती निकालेंगे तो इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 दे रखा है, इसका पूर्ववर्ती निकालना है। पूर्ववर्ती मतलब -1 कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 9,999 इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे तो ये कितना है? ये है 2,08,090। इसका पूर्ववर्ती आप निकालेंगे तो इसमें से क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। और इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे तो इसमें से भी आप क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूर्ववर्ती और परवर्ती हमने किस तरह से निकालने हैं। ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संख्याओं में निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के बीच संख्या रेखा पर कौन सी संख्या पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ठीक है, तो संख्या रेखा पे क्या होता है, एक बार संख्या रेखा समझ लीजिए। जो बच्चे भूल गए होंगे, इस तरह से हम जब संख्या रेखा लिखते हैं तो यहाँ पे हमने शून्य लिखा। ठीक है, शून्य लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा तो हम लिखेंगे नहीं, 530 503 ये नहीं लिखेंगे। इसमें समझना ये है कि जब हम संख्या रेखा से जब हम शून्य से बाईं ओर को चलते हैं, शून्य से दाहिनी ओर को चलते हैं, बाईं ओर तो ये हो गया है। जब हम शून्य से दाहिनी ओर को चलते हैं तो क्या होता है? संख्याओं में वृद्धि होती रहती है। संख्याओं के जो मान है उसमें वृद्धि होती रहती है। शून्य से और दाहिनी ओर चलने पे क्या होता है? संख्या में वृद्धि होती रहती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो संख्या है यहाँ पे 503 पहले आएगी और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद यहाँ पे बाद में जा करके 530 आएगी। ठीक है, ऐसा होगा क्योंकि जब हम दाहिनी ओर चलेंगे तो संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो 530 और 503 यहां पे लिखा गया है, तो पहले कौन सा आएगा? जो 503 है। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि संख्याओं के जो युग्म हैं, कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित होगी? तो 503 क्या होगी? 530 के बाईं ओर स्थित होगी और इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह भी लगाएंगे। तो 503 आपके 530 के बाईं ओर क्या होगी? स्थित होगी। ये बायां हो गया और ये दाहिना हो गया। तो ये क्या है? बाईं ओर स्थित है। 503 530 के क्या है? बाईं ओर स्थित है। और 503 और 530 के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? 530 बड़ा है या 503 बड़ा है? 503 छोटा है और 530 बड़ा है। और 503 क्या है? 530 के 530 के बाईं ओर स्थित है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? 530 बड़ा है। जो बड़ा होगा उसकी तरफ क्या होगा? हमेशा ये ओपन रहेगा, ये खुला हुआ रहेगा जो बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे 530 और यहाँ पे लिखेंगे 503। जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये चिन्ह, जो बड़े का चिन्ह होता है उसका मुख हमेशा बड़े की तरफ खुला होता है। इस चिन्ह का मुख हमेशा बड़े की तरफ खुला होगा। दूसरा है 370 और 307।
इसमें भी सेम है कि जो 370 है वो 300, दोबारा देख लीजिए, 307 है। उसके बाद ऐसे चलेंगे हम संख्या रेखा पर और यहाँ पे 370 आएगा। तो 300 जो 7 है वो 370 के क्या होगा, बाईं ओर स्थित होगा। 307 370 के बाईं ओर स्थित होगा। तो इसमें भी कौन सा चिन्ह लगेगा, 370 और 307 के बीच में ये चिन्ह लगेगा। और इस चिन्ह का मुख क्या होगा, 370 की तरफ खुला होगा, क्योंकि 370 बड़ी संख्या है। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला रहता है। अब यहाँ पे देखिए 98,765 है। और 56,789 है। तो संख्या रेखा पे जब हम संख्या रेखा पे देखेंगे तो पहले कौन आएगा, छोटा कौन है, 56,789 छोटा है। और जब हम आगे चलेंगे तो हमको यहाँ पे 98,765 मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाईं ओर हमेशा छोटी संख्या रहती है और जैसे जैसे हम दाहिनी ओर को जाते हैं तो संख्याएं में वृद्धि होती रहती है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, बताओ जल्दी। तो इन दोनों के बीच में भी कौन सा चिन्ह लगेगा, पहले ये संख्या लिखी गई है 98,765, बड़ा है 56,789 से, बड़ा है ना, इसलिए ये वाला चिन्ह लगेगा। अब डी वाला देखिए, डी क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98,30,415। और ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,23,001। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, अब यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी वो इधर की तरफ होगी। ये कितना लिखा है, ये तो लिखा हुआ है ना, 1,0,0,2,3,0,0,1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,23,001। और ये संख्या कितनी है, यही है संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 10 लाख, 98,30,415। अब बताइए इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, लाख वाली संख्या बड़ी होगी। इसलिए संख्या रेखा पे ये संख्या कहाँ होगी, इस संख्या के दाहिनी ओर होगी। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या कौन है, ये है, तो बड़ी संख्या की ओर क्या होगा, आपका मुख खुला हुआ होगा इसका। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये वाला चिन्ह आ जाएगा। संख्या रेखा पे हमेशा जब आप संख्या रेखा पे चलेंगे तो कोई भी संख्या होगी, छोटी संख्या इधर की तरफ होगी और बड़ी संख्या इधर होगी। मतलब छोटी जो संख्या होगी वो बड़ी संख्या के बाईं ओर स्थित होगी, छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं ओर स्थित होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, फिर भी नहीं हुए होंगे तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारे पास, उसमें दिया गया है कि आपको सत्य और असत्य लिखना है। ठीक है, सत्य और असत्य लिखना है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, नहीं, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 ये होती प्राकृत संख्या है। तो ये क्या है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो ये क्या है, असत्य है। जो असत्य होगा उसको मैं क्रॉस कर दूंगी और जो सत्य होगा उसको टिक कर देंगे। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 400 जो संख्या है वो 399 का पूर्ववर्ती नहीं है। 399 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 399 -1, तो क्या हो जाएगा 398। तो पूर्ववर्ती क्या होगा इसका,
398, ये क्या हो गया, इसका परवर्ती हो गया, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। 399 का परवर्ती है 400, पूर्ववर्ती 398 है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से शुरू होती हैं, इसलिए ये क्या है, सत्य है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो 599 का परवर्ती 600 है ना। क्यों है, क्योंकि 599 में जब एक जोड़ते हैं तो आपको 600 प्राप्त होता है, इसलिए 600 क्या है, 599 का परवर्ती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। कल हमने इस पे डिस्कस भी किया था कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 जितनी भी होती हैं, और जो प्राकृत संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 आगे तक चलती रहती हैं। तो जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर भी आती हैं, इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है, जो कि प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है, ठीक है। फिर है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। क्यों गलत है, 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे 10 है, 10 2 अंकों की संख्या है, और इसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या हो सकता है ना, 9 हो सकता है, इसका 1 अंक की संख्या इसका पूर्ववर्ती हो सकता है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, गलत है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये क्या होगा, सही होगा, क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से ही शुरू होती हैं, इसलिए प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये गलत है। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। फिर है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। पूर्ण संख्या 13 पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो 11 और 12 के बीच में 13 कहाँ से आएगा, तो ये क्या होगा, गलत होगा ना, गलत। 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आता है, पहले 11 आता, फिर 12 आता, फिर 13 आता है, तो ये क्या है, गलत है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो पूर्ण संख्या 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये क्या है, सत्य है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, तो ये क्या है, 2 अंकों की संख्या, परवर्ती का मतलब क्या होता है, ये गलत है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, नहीं हो सकता। जैसे 99 2 अंकों की संख्या है और इसका परवर्ती क्या होता है, 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये इसका परवर्ती होगा, ये क्या होता है, 100 होता है, तो ये गलत है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रश्नावली को भी हल किया है, ठीक है। अब ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा कि जो संख्याएं होती है जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आपको परवर्ती मिलता है, प्राकृत संख्या में 1 घटाते हैं तो आपको पूर्ववर्ती मिलता है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक परवर्ती होता है, ठीक है। एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या का पूर्ववर्ती होता है। अगर हम प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो हमें क्या होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, और पूर्ण संख्या का एक परवर्ती होता है प्रत्येक पूर्ण संख्या का, लेकिन 0 का कोई परवर्ती, 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। 0 से पहले कुछ नहीं आता है पूर्ण संख्याओं में, ठीक है।
ये थोड़ा सा याद करना है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। ये हमने अच्छे से समझ लिया था क्यों नहीं है। और संख्या रेखा पे हमने आपको योग करना भी सिखा दिया था, और व्यवकलन जो घटाना होता वो भी सिखाया था, और गुणा भी हमने आपको संख्या रेखा पे सिखाया था। तो एक बार यहाँ पे लास्ट में मैं एक बार और आपको संख्या रेखा बना के सिखाती हूँ। यहाँ पे जो आप शून्य लिखेंगे, और जब शून्य से आप दाहिनी ओर को चलते हैं तो हमेशा संख्याओं में वृद्धि होती रहती है। जैसे 1 2 3 इनके मानों में क्या होगी, वृद्धि होगी। 100 200 400 600 इस तरह से यहाँ को वृद्धि होती रहेगी। और जब हम यहाँ से आपके बाईं ओर को चलते हैं, बाईं ओर को, तो आप देखते हैं कि ये हमेशा मान बड़ा होगा और ये मान आपका छोटा होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, पूर्ण संख्याओं वाला चैप्टर। अगर आपको फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप अपना पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, और जिस तरह से आप तैयारी करेंगे उसी हिसाब से क्या होगा, आपको आगे भी सफलता मिलती रहेगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू क्लासेस।